हेलो फ्रेंड्स आज का लेक्चर है जिसका टॉपिक है मैसूर राज्य। कल हमने बंगाल देखा था, आज हम मैसूर राज्य देखेंगे। ये यूनिट 2 है और यूनिट का नाम है भारत पर ब्रिटिश विजय और विस्तार, यानी कि भारत पर ब्रिटिश ने किस प्रकार से विजय की और फिर अपना विस्तार किस प्रकार से प्रारंभ किया। तो विजय के विषय में हम बता चुके हैं कि उन्होंने किस प्रकार से विजय की। अब हम देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से अपना विस्तार कर रहे हैं। ये पूरी यूनिट के अंदर ये लेक्चर, इसका 3 लेक्चर है, ये तीसरा लेक्चर है। इसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के वो लेक्चर देखें। और आप डालेंगे, पहले आप डालेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, और ये है 1767 से 69। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है मैं जो भी बोलूंगा आपको वो आपको शॉर्ट में लिखना है। जैसे मैं बोल रहा हूं एज इट इज वैसा नहीं लिखना है। यही हमारी एक टैक्टिक्स है कि मैं आपको बोलूंगा, आप उसे सुनेंगे और उसमें से अपनी सुविधा अनुसार जो आप भूल सकते हैं या जो आपको नहीं आता है इसमें से वो आप लिख लेंगे, या जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है वो आप लिख लेंगे। वैसे तो मैं जो करा रहा हूँ सारा एग्जाम ओरिएंटेड है, लेकिन मैं बहुत सारी आपको पेरिफेरल बातें भी बताता हूँ, तो वो सारी बातें याद रह जाएंगी आपको। लेकिन कुछ पॉइंट है जो आपको याद नहीं रहेंगे, तो वो आप अपनी सुविधा अनुसार लिख लें। क्योंकि कोई बच्चा है वो अभी बहुत शुरू में तैयारी शुरू कर रहा है, तो हो सकता है उसे बहुत सारी बातें लिखनी हो, उसके नोट्स अलग तरीका से बनेंगे। एक बच्चा है जो 2 साल से या 1 साल से या 3 साल से तैयारी कर रहा है, उसके नोट्स अलग तरीका से बनेंगे। तो आप अपनी सुविधा अनुसार देखें। मेरा कोई भी ऐसा थंब रूल नहीं है कि आपको नहीं इसी प्रकार से नोट्स बनाने हैं, ठीक है, कोई मेरा ऐसा तरीका नहीं है। बस आपको इतना जरूर है कि शॉर्ट बनाएं, आपको जितना संक्षिप्त कर सके, जितना संक्षिप्त हो सके, सारगर्भित हो सके उतना करें। यही 2 शब्द आपको याद रखने, संक्षिप्त और सारगर्भित रखना है। बस ये 2 आपने फॉलो कर लिए तो मेरा नोट्स आपको बन जाएगा। और नोट्स लूज नोट्स बनाना है, कंपैक्ट नोट्स बनाने नहीं, जैसे कि कॉपी नहीं बनानी है, बल्कि ऐसा बनाना है जहां हम ऐड कर सके और उसको बाद में जो है और पेज वहां से निकाल सके और लगा सके। ये नहीं आते हैं तो आप जाकर के हमारा एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी, वहां हाउ टू मेक नोट्स साइंटिफिकली एक लेक्चर है, वो आप देख लें, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस तरह के नोट्स की बात कर रहा हूं। तो आपने पहले डालना है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये युद्ध होता है 1767 से 69 के बीच। और अब यहाँ पे मैं बोलूंगा और आप इसे लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले बताऊं और फिर उसके बाद मैं इसे लिखाऊं, बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, साथ साथ समझाता हुआ चलूंगा। इसलिए मैं जो बोल रहा हूं आप उसे मेरे साथ में लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। लिखेंगे, पहला पॉइंट यहाँ पे डाल लेंगे, ABC करके भी आप लिख सकते हैं, 1 2 3, या फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड करके भी आप लिख सकते हैं। लिखेंगे मैसूर हैदर अली, लिखेंगे मैसूर हैदर अली के अधीन दक्षिण में एक बड़े और शक्तिशाली राज्य के रूप में विकसित हुआ। मैसूर हैदर अली के अधीन दक्षिण के एक बड़े और शक्तिशाली राज्य के रूप में विकसित हुआ। और विकसित ऐसे लिखेंगे क्योंकि यहां पर बड़ी, जैसे विकसित है या बहुत सारे और भी शब्द होते हैं, वहां पता नहीं चलता कि बड़ी से आएगी या छोटी से आएगी। तो आप लिखेंगे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, आपको एक छोटी सी कॉपी बना लेना है। जिन भी बच्चों को इस तरीका से दिक्कत आती है शब्द लिखने में, कुछ शब्द टिपिकल होते हैं, ये भी आप मानेंगे, तो आप एक कॉपी बना लेंगे और वहां पर जो भी न्यूज़पेपर से या मैं बोलता हूं वहां से कोई वर्ड लगता है कि नहीं आपको इसे लिखने में कठिनाई महसूस होती है, तो वो आप अपनी उस कॉपी में जरूर डालते हुए चलें, ताकि आपको 1000-1500 वर्ड आपके पास हो जाएंगे जो टिपिकल वर्ड है, जिसे लिखने में आपको अशुद्धि होती है। तो आप एक बार करें, और सुबह को उठते, शाम को बैठते, या इस तरीका से आप उसे रिवाइज कर ले, एक बार देख लें, आंखों के आगे से गुजारें, क्योंकि होती है गलती है, ठीक है। हाँ, विकसित हुआ, कॉमा, जिसने मराठों और हैदराबाद के निजाम की ईर्ष्या को उकसाया। ठीक है, आप पता है कि अगर एक कोई संगठित सरकार नहीं है, कोई केंद्र में सत्ता नहीं है, तो क्या होगा उनके बीच में, अगर कोई भी उन्नति करेगा तो दूसरे जो भी उसका कॉम्पिटिटर है उसको क्या होगी, जलन होगी, यानी कि उसे ईर्ष्या होगी, और वो ईर्ष्या क्या करेगी, उसके प्रति षड्यंत्र कराएगी ताकि उसकी उन्नति को रोका जाए। यही होता है और यहाँ पे भी यही होता है। तो मराठों को जो है हैदराबाद के निजाम की जो ईर्ष्या को उकसा दिया इन दोनों को। उसके बाद में 1765 ईस्वी में, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, 1765 ईस्वी में
उत्तर सरकार आप देखे होंगे, जो ईस्ट का कोस्ट है ना, बंगाल वाला जो कोस्ट है उसे हम उत्तर सरकार भी बोलते हैं। तो उत्तरी सरकार को हाँ, अगर आप भारत का ये नक्शा देखेंगे तो यहाँ से ये वाला जो एरिया है इसे क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार को अंग्रेजों को, मैप लगा दूंगा मैं बराबर में, उत्तरी सरकार को अंग्रेजों को सौंपने के बदले निजाम ने हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता प्राप्त की। अब आ गया आप समझ में, यानी कि बंदर बांट हो गया। बंदर बांट आप समझ रहे हैं ना, पढ़ा होगा आपने कि एक बंदर है, दो बिल्लियों का न्याय कर रहा है कि जलेबी किसको कितनी आनी चाहिए, बचपन में वो कहानी पढ़ी होगी। तो एक जलेबी इधर से उठाता है, इधर से खा लेता है, इधर से उठाता है, इधर से खा लेता है। इस तरीका से जब इधर कम हो जाती है, जिधर ज्यादा हो जाती है, फिर उधर से उठा लेता है। तो इस तरीका से बंदर बांट जो है, वही लोग जो षड्यंत्रकारी हैं, जिन्हें वास्तव में यहाँ पर जो एक एजेंडा के तहत यहाँ पे आए थे, उन्हीं की मदद मांग रहे हैं ताकि उसे नीचे गिराया जा सके, हैदर अली को। क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर वो स्ट्रांग हो गया तो वो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा। ये तो सीधी वैसा नहीं है कि हैदर अली कोई दूध का धुला है, वो आक्रमण नहीं करता, वो करता, ऐसा ये है। ठीक है, तो कह लो कि भाई एक तरीका से वो प्रोएक्टिव था। ठीक है, प्रोएक्टिव था। तो पहले ही उन्होंने उसके प्रति एक षड्यंत्र रचा और अंग्रेजों की जो है सहायता मांगी। ये गलत किया कि बाहर की जो शक्ति थी उसकी सहायता लेना, ये गलत है। आप अपने घर में लड़े, लेकिन बाहर से जो आ रहा है उसे कहें भाई ये हमारे घर का मसला है, आप बाहर रहें। ठीक है, अंग्रेजों की जो है मदद प्राप्त की। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, तीसरा पॉइंट लिखेंगे 1766 ईस्वी में, 1766 ईस्वी में मराठे भी इनके साथ संयुक्त हो गए। और उसी साल इस त्रिगुट ने हैदराबाद के निजाम और मराठे और अंग्रेज, इन तीनों के गुट ने मैसूर पर हमला किया। लेकिन हैदर अली से मराठों ने एक संधि कर ली, एक तरीका की गुप्त संधि थी, मराठों के द्वारा एक गुप्त संधि कर ली गई। और उन्होंने कहा कि भाई आप हमें क्या करें, 35 लाख रुपए दे दें। कितना? 35 लाख रुपए हमें दे दें आप, और हम इसमें जो है नहीं बोलेंगे, हम उनका साथ नहीं देंगे। ठीक है, और उसने 35 लाख रुपए लेने के बाद मराठों ने, लिख लें आप इसे, लेकिन मराठों ने हैदर अली से एक संधि कर ली जिसमें उन्होंने 35 लाख रुपए लेने के बाद अपने को आक्रमण से वापस ले लिया। अपने को क्या कर लिया, जो आक्रमण था, जो आक्रमण करने वाले थे, ठीक है, से वापस ले लिया। समझ गए आप ये बात? आगे देखेंगे इसका जो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट लिखेंगे। निजाम और अंग्रेजों ने 1767 ईस्वी में मैसूर पर आक्रमण किया। लेकिन कोई सफलता प्राप्त न होने की स्थिति में निजाम ने अंग्रेजी पक्ष को छोड़ दिया। सफलता प्राप्त न होने की स्थिति में निजाम ने अंग्रेजों को छोड़ दिया तथा उसने हैदर अली के साथ हाथ मिला लिया। समझ गए आप? यानी कि जो निजाम है जिसने वास्तव में षड्यंत्र किया था, अब वो भी जो जाकर के हैदर अली से मिल गया और अंग्रेजों को कह दिया भाई आप जाओ। तो यहाँ क्या हो गया, अंग्रेजों के साथ खेल हो गया। अब अगर अंग्रेजों के साथ खेल हो गया है तो क्या करेंगे वो मुझे बताइए आप। यानी कि जो षड्यंत्र रच रहे थे व्यक्ति, जिसने षड्यंत्र रचा, जो षड्यंत्र का मुख्य करता था, वही अलग हो गया, और जो मराठे थे वो पैसे लेकर पहले अलग हो गए। अब आप मुझे बताइए अंग्रेज क्या करेंगे, आगे धोखा करेंगे इनके साथ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उनकी मानसिकता ये है। लेकिन अब उनको मौका भी दे दिया आपने कि आपने हमारे साथ धोखा किया तो हम आपके साथ धोखा करेंगे, तो वही होगा। उसने हैदर अली के साथ हाथ मिला लिए, किसने? निजाम ने। ठीक है, 5वां पॉइंट लिखेंगे अंग्रेजों ने हैदराबाद पर हमला करने की धमकी देकर निजाम को मसूलीपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य किया। यानी कि उन्होंने कहा कि देखो आपने हमारे साथ धोखा किया है। अंग्रेज बोले कि आपने धोखा किया है, षड्यंत्र आपने किया था, हमको मिलाया था अपने साथ,
इसीलिए या तो हम आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, अब समझ गए, आक्रमण करेंगे, या फिर आप हमारे साथ में मसूलीपट्टनम की संधि करें और हमें अमुक जो है बातें, हमारी जो अमुक बातें मानने के लिए आप तैयार हो जाएं। समझ गए आप? तो क्या, कौन सी संधि करने के लिए बाध्य किया? मसूलीपट्टनम की संधि। समझ गए? और हाँ, बाध्य किया, लिखेंगे आगे। इस संधि के तहत निजाम हैदर अली को एक आक्रमणकारी के रूप में मान्यता देने, आगे आप समझ में, इसके तहत उन्होंने क्या किया कि निजाम जो है अब हैदर अली को क्या करेगा, एक आक्रमणकारी के रूप में मान्यता देने और अंग्रेजों को मैसूर के अंग्रेजी दीवानी को प्रदान करने, यानी कि मैसूर के अंग्रेजी दीवानी, अंग्रेज को क्या करेगा, दीवानी देगा। वहां का दीवानी में प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा चुका हूं क्या होता है, रेवेन्यू कलेक्टर। हाँ, वहां का जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे ये अंग्रेज, हैदर अली को एक आक्रमणकारी के रूप में पहले मान्यता देगा। तो इससे क्या बोलते हैं, जब वो आक्रमणकारी के रूप में मान्यता दे देगा तो क्या हो जाएगा, फूट डालो, यानी कि इनकी जो फूट डालो शासन करो की नीति है वो यही है कि आपने पहले उसको रिकॉग्नाइज क्या बना दिया, आक्रमणकारी। ठीक है, कि भाई ये आक्रमण करता है दूसरों पर। दूसरा, अंग्रेजों को मैसूर की क्या देंगे, ये दीवानी देंगे। वहां का रेवेन्यू कलेक्ट मैसूर का कौन करेंगे, अंग्रेज। ठीक है, मान्यता देने, अंग्रेजों को दीवानी का प्रदान करने, मान्यता प्रदान करने, और हैदर अली के विरुद्ध उनका समर्थन करने के लिए सहमत किया। तीन बातें उन्होंने कही। मसूलीपट्टनम की जो संधि थी उसमें याद रखना ये इवेंट के नाम से कि भाई मसूलीपट्टनम की जो संधि हुई थी, पहले तो किन किन के बीच हुई थी, प्लस उसके बीच में कौन सी वो तीन शर्तें थी। पहली कौन सी थी, आक्रमणकारी के रूप में रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक, दूसरा मैसूर की दीवानी, और तीसरा हैदर अली के विरुद्ध उनका समर्थन करेगा। समझ गए आप? ये तीन बातें याद रखना है आपको। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट एफ, लिखेंगे अंग्रेज निजाम गठबंधन के पश्चात, हाँ, अंग्रेज निजाम गठबंधन के पश्चात, ठीक है, गठबंधन के पश्चात हैदर अली युद्ध में सफल रहा, यानी कि उनके बीच जो गठबंधन हुआ था अंग्रेज निजाम जो पीछे ये दोनों साथ है, लेकिन उसके बाद भी हैदर अली क्या रहा, इसमें युद्ध में सफल रहा और उसने मैंगलोर पर कब्जा कर लिया। उसने क्या कर लिया, मैंगलोर पर। ये प्रश्न ज्योग्राफी के अंदर पूछा गया, मैंगलोर और बेंगलोर। समझिए, मैंगलोर किसर की साइड है, आप इसे अपने एटलस में देखें। मैं हमेशा कहता रहा हूं, आपने अगर ये नहीं देखा तो आप मेरा जाकर के पहली यूनिट मैंने अभी पढ़ाई है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, और वहां जाकर के आप देखें कि कौन सा मैप आपको लेना है, किस तरीका से मैप आपको देखना है, जाकर के ये दोनों देखें। इसके ऊपर प्रश्न आया था 2019 में शायद। ठीक है, हाँ, तो मैंगलोर पर लिखेंगे हैदर अली इस युद्ध में सफल रहा और उसने मैंगलोर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, मैंगलोर पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और इसके बाद हैदर अली ने मद्रास पर आक्रमण किया, और हैदर अली के दबाव के कारण अंग्रेजों को 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। कौन सी मद्रास की संधि, किस किसके बीच होती है, कौन जीतता है, याद रखना। अभी से आप अपने तरीका से नोट्स बना करके चल सकते हैं, शॉर्ट में नोट्स बनाने। 4 अप्रैल, जैसे मैं आपको बताया, ये तो हो गया मैंगलोर, फिर ठीक है, मैंगलोर पर कब्जा किया। 4 मद्रास, ठीक है, मद्रास की संधि, इस तरीका से आप लिख लें मद्रास की संधि। और यहां पर लिख लें किस किस के बीच, अंग्रेज, और यहां पे लिखेंगे हैदर अली। ठीक है, और ये रहा विजयी, इस तरीका के सिंबल का यूज करेंगे। ये हार गए, ठीक है, इसे नीचे कर देंगे। आप आगे समझ में, और ये कब हुआ है ये तो आपको पता चल गया। इस तरीका से सिंबॉलिक तरीका से आप इसे लिख करके चलेंगे। नोट्स मैंने हमेशा बताया है सिंबल्स का यूज आप करेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको ये एरो दिखाया है, यानी कि ऊपर यानी कि ज्यादा यानी कि विजय, नीचे आप अपने आप को अंडरस्टूड करेंगे अपने नोट्स। ठीक है, और 4 अप्रैल 1769 को इस संधि के तहत
अंग्रेजों को उन्होंने बाध्य किया और इस संधि के तहत होता क्या है, दोनों के लिए एक दूसरे को विजित क्षेत्र को लौटाएंगे। क्या करेंगे, जो विजित क्षेत्र है, विजित क्षेत्र क्या करेंगे, लौटाएंगे। इस तरीका के सिंबल का यूज करेंगे आप, ठीक है। एक दूसरे के जो विजित क्षेत्र है उनको आपस में लौटाएंगे और किसी अन्य राज्य द्वारा आक्रमण की स्थिति में एक दूसरे की सहायता करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है अंग्रेजों का। अंग्रेजों का एकमात्र ये भी एक छलावा है, आप याद रखेंगे इसे। वो कहेंगे लेकिन खुद ही षड्यंत्र करा करके दूसरे से आक्रमण कराएंगे और जिससे आक्रमण कराएंगे उसके साथ आप खुद मिल जाएंगे। उनको किसी भी तरीका से, उन्हें पता है ये संधि उन्हें कर लिया, हार गए वो, इससे अकेले वो पार पा नहीं सकते, इसलिए जिससे भी वो संधि करेंगे अब इस पर आक्रमण कराएंगे और फिर उसी के साथ मिल जाएंगे जाकर के जो इन पर आक्रमण करा। जबकि संधि में क्या है, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, वो एक दूसरे के क्षेत्र लौटाएंगे। जबकि अंग्रेज होते तो क्या करते, पहले तो इन पे कम से कम 50 या 60 लाख रुपए का क्या लगा देते, एक युद्ध की क्षतिपूर्ति का लगा देते। दूसरा, कोई ऐसी संधि नहीं करते जिसमें एक दूसरे के क्षेत्र लौटाते, कभी नहीं करते। वो जो क्षेत्र अंग्रेजों का जीत चुके हैं, जो भी ये अंग्रेज जीत चुके होते वो पूरा ले लेंगे और जो जो भी इसमें शामिल थे उन पर भी क्या लगाएंगे, या तो कोई ना कोई कर लगाएंगे या उनका भी कोई विजित क्षेत्र होगा या कोई क्षेत्र उसको ले लेंगे। अपना कोई वहां पर क्या करेंगे, व्यक्ति को कोई भी एक ऐसा व्यक्ति पद बना करके वहां नियुक्त कर देंगे इस तरह। जबकि हमारे यहाँ क्या है, वो छोटी मानसिकता जो है कि ठीक है आप समझौतावादी है ना, हाँ ठीक है भाई लेट इट बी, वो वाली बात जो लेट इट बी है ना, ये इंडियन मानसिकता, प्योर इंडियन मानसिकता है ये, कि ठीक है यार छोड़ो चलो होता है। इसी ने भारत का जो है सर्वनाश किया है। जबकि अंग्रेज यहाँ पे होते तो वो इससे नहीं मानते कि आप जो है अपना क्षेत्र हमें दे देना और जो आपने विजित किया है वो हम ले लेंगे। इस तरीका से जहां हम, यानी कि स्टेटस को जहां हम युद्ध से पहले थे वहीं बने रहेंगे, बस एक दूसरे की सहायता करेंगे। इसका कोई प्रमाण तो है नहीं अंग्रेज सहायता करें। और अंग्रेजों की इन्होंने मान भी कैसे ली, क्योंकि इनका तो ट्रैक खराब है, सबसे बड़ी चीज है ना। इतिहास जो नहीं समझते, इतिहास को जो नहीं मानते, वो इतिहास हो जाते हैं, जो इतिहास से नहीं सीखते। इसलिए इतिहास जो है उसके पढ़ने का जो उद्देश्य है वो है उनसे सीखना। इतिहास से सीखो और उसे अपने जीवन में अप्लाई करो। इतिहास और क्या, आप मुझे बताइए, आप ये इतिहास जो पढ़ रहे हैं, अभी आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो कुछ तो क्या है, अपनी जो सिविलाइजेशन है, अपनी जो सभ्यता है उसके विषय में जानना, दूसरे के विषय में, दूसरे की जो सभ्यता है उससे उसका कंपैरिजन करना। आपने वो सुना होगा रोम, ठीक है, यूनान मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये जो है ना, उनकी सभ्यता क्यों मिट गई, क्या ऐसे कारण रहे, और आज अगर ये इंडियन सिविलाइजेशन अगर चल रही है इतनी पुरानी होने के बाद भी, तो कारण क्या है, क्या ऐसे तत्व हैं इस सभ्यता के जो इसको सनातन बनाते हैं, जो इसको सतत बनाते हैं। तो ये जो हम एक तो अपनी सभ्यता के विषय में सीखेंगे, दूसरा जो समाज था उस समाज की कंडीशन क्या थी उस टाइम पे रियली में, ठीक है, उसके आधार पर जिसका शासन था उसका मूल्यांकन करेंगे और उससे यह सीखेंगे कि आने वाले समय में ऐसा कोई शासक ना आए जो इस तरीका की सामाजिक और आर्थिक धार्मिक स्थिति उत्पन्न करे। अगर ये नहीं सीखते तो इतिहास पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। बस इतिहास आपको यह सिखाता है और इतिहास से आप ये सीखें, समझ गए आप। तो इतिहास पढ़ने का जो उद्देश्य है वो सारा ये है। अब आप यहां देखेंगे जो मैंने आपको बता दिया, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा पॉइंट आप यहां पे लिखेंगे, सेकंड पॉइंट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, सेकंड एंग्लो मैसूर वार। कब होता है, 1780 से 84। डेट भी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, तो डेट भी याद रखेंगे, इसका डेट के साथ इसे याद रखेंगे। ठीक है, अब आप लिखेंगे इसमें ए पॉइंट से इसी तरीका से जिसमें मैंने आपको बताया है। मद्रास की संधि के तहत, आप याद आ गया आपको, मद्रास की संधि अभी मैंने कराया है। मद्रास की संधि के तहत यह निर्धारित किया गया था कि किसी विदेशी आक्रमण की स्थिति में, विदेशी आक्रमण की स्थिति में ठीक है, स्थिति में ब्रिटिश और हैदर एक दूसरे का सहयोग करेंगे।
ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है। लेकिन जब मराठाओं ने लिखेंगे, लेकिन जब मराठाओं ने 1771 में मैसूर पर आक्रमण किया, मैसूर पर आक्रमण किया, तो अंग्रेजों ने मद्रास संधि को मानने से इनकार कर दिया। समझ गए आप? या आप समझ गए इसको? ये छलावा था प्योर। अंग्रेज नहीं मानते, वो सिर्फ अपनी, मैंने आपको पहले ही बताया था संधि होती क्यों थी, क्योंकि जब युद्ध की स्थिति बनती है तो उसमें जीतने वाला भी हारता है और हारने वाला तो हारता ही है, तो हार दोनों की होती है इसमें। ये नहीं है कि सिर्फ जो हारता है बस वो हार जाता है, जो जीतता है वो जीता, नहीं नहीं नहीं, हार दोनों की होती है। और जो जीतता है उसको क्षति भी होती है और जो हारता है उसको भी क्षति होती है, ज्यादा क्षति होती है उसको। तो जो जीतता है वो अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए करता है, उसे कुछ प्राप्त भी होता है, और जो हारता है वो तो हार जाता है, उसकी मजबूरी है संधि करना। सॉरी। तो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अंग्रेज संधि करते थे, और उन्होंने जो मद्रास की संधि की थी उसका ये प्राइम एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको बताया। उन्होंने मना कर दिया कि हम आपकी सहायता नहीं करेंगे। इसके कारण युद्ध में, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसके कारण युद्ध में मैसूर के विरुद्ध मराठाओं को लाभ प्राप्त हुआ। ये मराठाओं से जाके मिल गए होंगे, पक्का बात है, ठीक है। हाँ, मराठाओं को लाभ प्राप्त हुआ, सी लिखेंगे। प्रतिकार स्वरूप, ये ऐसे वर्ड याद रख लेना है, प्रतिकार स्वरूप। प्रतिकार स्वरूप जब अंग्रेजों ने माहे जो हैदर अली के प्रभुत्व के तहत फ्रांसीसी एक टेरिटरी थी, हैदर अली के क्षेत्र में आती थी वो, उसके प्रभुत्व में थी, फ्रांसीसी क्षेत्र था एक माहे। हाँ, माहे पर हमला किया तो 1780 में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। हमला किया तो उसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1780 में युद्ध की घोषणा कर दी। लिखेंगे आगे, डी पॉइंट और लिखेंगे इसका, लिखेंगे हैदर अली ने मराठे और निजाम के साथ गठबंधन स्थापित कर लिया, और अर्काट ठीक है में ब्रिटिश शक्तियों को परास्त किया। ये अच्छा मूव है, अगर इस तरीका के मूव होते तो ज्यादा बेहतर रहता। समझ गए आप? लिखेंगे आगे, ई पॉइंट लिखेंगे। दिसंबर 1782 में लिखेंगे, दिसंबर 1782 में हैदर अली का निधन हो गया और उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। और उनके पुत्र का नाम क्या है? टीपू सुल्तान। क्या नाम है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, ठीक है। इसने युद्ध जारी रखा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे मार्च 1784 में, लिखेंगे 1784 में मैंगलोर की संधि। कौन सी संधि? मैंगलोर की संधि, ठीक है। मैंगलोर की संधि के साथ युद्ध अनिर्णित स्थिति में, अनिर्णित स्थिति ऐसे लिखेंगे, अनिर्णित स्थिति में समाप्त हो गया। आगे लिखेंगे, जी लिखेंगे इसमें, समाप्त हो गया। मैंगलोर की संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के कब्जे वाले क्षेत्र और कैदियों को वापस लौटा दिया।
इस तरीका की संधि ये करते। भारत की दिक्कत ये थी कि वो जब संधि करते थे तो बहुत छोटी छोटी सी शर्त लाते थे, अंग्रेज इससे कोई ज्यादा आहत होते नहीं थे, वो जानते थे बहुत छोटा है, सोच बहुत छोटा है, ठीक है। हाँ, बस क्या कर दिया, कब्जे वाले क्षेत्र भाई आपस में कैदियों की अदला बदली कर ली, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो युद्ध बंदी रह गए वो आपको दे देंगे और जो आपके यहाँ है वो हमें दे दिए, बात खत्म हो गया। इससे क्या फर्क हो, कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे, यह संधि टीपू की कूटनीतिक सफलता थी, यह संधि टीपू की कूटनीतिक सफलता थी। और जब हम कूटनीतिक की बात करते हैं तो वहां हम ये बात करते हैं कि किसी अन्य राजा के तहत उनसे अपना संपर्क स्थापित करना अंग्रेजों से, और उनको अपनी किसी शर्त को मानने के लिए बाध्य करना। और इनकी तो यही शर्त थी छोटी मोटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। कूटनीतिक सफलता थी, कूटनीति कैसे लिखेंगे, कूटनीतिक सफलता, ओके। हाँ, अब लिखेंगे इसमें तृतीय, तीसरा है ये, हाँ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड एंग्लो मैसूर वार। ये कब से कब तक चला था, 1790 और 92, ठीक है। हाँ, इसमें लिखेंगे आप पहला पॉइंट लिखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, लिखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण करने के कारण शुरू हुआ। किस पर आक्रमण किया था, त्रावणकोर पर आक्रमण के कारण, ठीक है। त्रावणकोर पर आक्रमण करने के कारण शुरू हुआ। त्रावणकोर ने कोचीन राज्य में, ठीक है, कोचीन राज्य में डचों से जलकोट्टल नाम लिखेंगे, डचों से जलकोट्टल, ठीक है, जलकोट्टल और कन्नौर ऐसे लिखेंगे, कन्नौर बोलते हैं, खरीद लिया था, ठीक है। हाँ, जो टीपू की एक जागीर थी, ठीक है। हाँ, टीपू की एक जागीर थी। टीपू ने त्रावणकोर के कृत्य को अपने संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन माना, संप्रभु ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और हाँ, संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन माना, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इस युद्ध ने, आप इसका कारण समझ गए, यानी कि त्रावणकोर पर आक्रमण करने का आप टीपू का कारण समझ गए। ये कारण था कि जो त्रावणकोर था उसने कोचीन राज्य में डचों से जलकोट्टल और कन्नौर खरीद लिया था, और जो कि टीपू जो था वो मानता था कि ये उसकी जागीरदारी, तो कन्नौर जो है ये उसने खरीद लिया। इसी के कारण इससे वह आघात हुआ, उसे, टीपू को, उसे लगा कि ये मेरी संप्रभुता का उल्लंघन है, और इसी कारण उसने क्या किया, आक्रमण कर दिया त्रावणकोर पर, और प्रारंभ हो जाता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। सेकंड पॉइंट आप इसका लिखेंगे, इस युद्ध में अंग्रेजों ने त्रावणकोर के शासक का समर्थन किया। समझ गए आप, कारण क्या था, क्या उसे त्रावणकोर के राजा से कुछ ज्यादा लगाव था अंग्रेजों को? कुछ नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ हैदर अली का जो पुत्र है टीपू, उसको डिग्रेड करना है, ठीक है। वो जितना कमजोर हो जाएगा उतना उनके लिए फायदा रहेगा,
यही कारण था। समर्थन किया मराठा और निजाम की सेना ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना का साथ दिया। ये बड़ी गलती कर दी इन्होंने, यानी कि मराठा और निजाम की सेना ने लॉर्ड कॉर्नवालिस ठीक है के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना का समर्थन किया, उनका साथ दिया। और 1792 में श्रीरंगपट्टनम तक उनकी पहुंच हो गई। श्रीरंगपट्टनम तक उनकी पहुंच हो गई। लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, टीपू ने इस आक्रमण का कठोरता से विरोध किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका और अंततः मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए और इसके परिणाम स्वरूप मैसूर क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा ब्रिटिश निजाम, ये हैदराबाद वाला निजाम प्लस मराठा, ठीक है, मराठों को चला गया। अब आप समझ गए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था पहले उसकी रीढ़ को तोड़ दो, तो उसकी रीढ़ इन्होंने तोड़ दी। अब जो ये हैदराबाद का निजाम है और मराठे हैं, इन्हें समाप्त करना आसान है, ये इतनी बड़ी शक्ति नहीं थे, समझ गए। इस तरीका से अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत राज्य को अपने आगोश में लिया, यही इसी तरीका से। और इसमें देखो, जैसे मैंने आपको बताया, जब भारत के लोग संधि करते थे तो किस तरीके की छोटी छोटी सी शर्त लगाते थे। अंग्रेजों ने किस तरीके की शर्त लगाई, आधे से अधिक हिस्सा मैसूर का ले लिया और टीपू को 3 करोड़ रुपए, कितने 3000 नहीं, याद करो पीछे जब भी भारत के लोग क्या लगाते थे, अगर क्षतिपूर्ति करते 3000, 10,000, 5 नहीं 3 करोड़ रुपए से अधिक की क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ा। यानी कि कितने रुपए, 3 करोड़, आधे से अधिक तो राज्य ले लिया और उसका 3 करोड़ रुपए भी ले लिया, समझ गए आप। आगे लिखेंगे चौथा पॉइंट, इसके अनुसार अंग्रेजों ने 12 महल डिंडीगुल, मालाबार और बेंगलोर के क्षेत्र तथा कुर्ग पर, बेंगलोर के क्षेत्र प्लस कुर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। एक पॉइंट लिखेंगे इसमें और, मराठों ने ये पूछ सकता है किसका क्या क्या मिला किसे, तो मराठों ने तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के मध्य, तुंगभद्रा व कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर लिया। ये आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि अंग्रेजों को कहां कहां उनका अधिकार हुआ, क्योंकि इनके बीच में जो एक ये षड्यंत्र था कि भाई हम ये ले लेंगे आप ये ले लेना, तो उसमें किसको क्या मिला। तो अंग्रेजों को क्या मिला था, 12 महल,
डिंडीगुल, मालाबार, बेंगलोर और कुर्ग। और अंग्रेज ये जो मराठे हैं इनको क्या मिला है, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के मध्य के जो क्षेत्र है वो इन्हें मिला है। आगे देखेंगे निजाम को क्या मिला है, निजाम निजाम ने कृष्णा नदी से पेन्नार तक, कृष्णा से पेन्नार, पेन्नार तक, ठीक है, विस्तारित क्षेत्र, विस्तारित क्षेत्र, ठीक है, विस्तारित क्षेत्र जिसमें क्या है, धारवाड़, 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 कडप्पा, कडप्पा से करनूल, से करनूल, ठीक है, पर अधिग्रहण प्राप्त कर लिया, पर अधिग्रहण प्राप्त कर लिया। समझ गए आप यहां तक, कर लिया। आगे लिखेंगे अब चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध, यह है चौथा पॉइंट है, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध। और ये कब से कब चला है, 1798 और 99। इसका पहला पॉइंट आप लिखेंगे, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध का नेतृत्व, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध का नेतृत्व गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल लॉर्ड मॉर्निंगटन, मॉर्निंगटन ऐसे लिखेंगे, मॉर्निंगटन। और बाद में इसी का यानी कि दो ने करा था, पहले में शुरू में तो इसका जो है गवर्नर जनरल था लॉर्ड मॉर्निंगटन, और बाद में वेलेस्ली, बाद में ही इसका जो नेतृत्व किया था वेलेस्ली, क्योंकि ये संभल नहीं रहा था इससे, ठीक है, इसीलिए बाद में जो है वेलेस्ली ने इसका किया था। इस युद्ध में यह आरोप लगाया था कि टीपू को फ्रांस से सहायता मिल रही है। क्या आरोप लगाया था उन्होंने, आरोप क्या था, सिर्फ आरोप था, सिद्ध नहीं हुआ था, ठीक है, आरोप था कि यह फ्रांस से हमारे प्रति साठगांठ कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है और ये हम पर आक्रमण करेगा, समझ गए, तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए हम प्रोएक्टिव हो गए, हमने पहले ही आक्रमण कर दिया। ये इसका रीजन दिया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि आधे से अधिक राज्य हमने ले लिया है। सही कारण जो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये सब क्या, ये कौन कहते हैं, ये जो कारण है जो अभी आपको बता रहा हूं कि भाई फ्रांस से साठगांठ हो रही है, ऐसा कौन बताते हैं, ये जितने भी आपको औपनिवेशिक चिंतक हैं, विचारधारा के जो लोग हैं वो आपको ये बताएंगे। लेकिन असली कारण क्या है कि उन्हें पता था कि जो टीपू सुल्तान है वो कमजोर हो चुका है, उसका आधे से अधिक राज्य हम ले चुके हैं, उस पर बहुत सारा जो कर्ज हम थोप चुके हैं, अब उसको नष्ट करने का उचित समय है, समझ गए आप, उचित समय है। और इसने इस पर आक्रमण करे अंग्रेजों ने, क्योंकि ये सबसे बड़े खतरा थे उसके लिए, टीपू सबसे बड़ा खतरा था, यही इसे निपटाना चाहते थे, और बाद में देखो धीरे धीरे हैदराबाद के निजाम और जो मराठाओं को भी निपटा देंगे, ठीक है। हाँ, तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें अंग्रेजों ने मराठा और निजाम तथा मद्रास और मुंबई की, इस लिखेंगे, इसमें अंग्रेजों ने मराठों और निजाम तथा मद्रास और मुंबई की संयुक्त सेनाओं के साथ टीपू से युद्ध किया, टीपू से युद्ध किया। कौन कौन सी सेनाएं थी याद रखना, अंग्रेजों ने मराठे और निजाम तथा मद्रास और मुंबई की संयुक्त सेनाओं के साथ, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे 1799 में, मई 1799 में लिखेंगे, मई 1799 में ब्रिटिश सैनिकों ने श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया, श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया, और युद्ध के दौरान टीपू की मृत्यु हो गई, युद्ध के दौरान टीपू की मृत्यु हो गई,
और उसके सैनिक पराजित हो गए, और उसके सैनिक पराजित हो गए। इस साम्राज्य के बड़े भाग को अपने लिखना, इस भाग के बड़े क्षेत्र को अंग्रेज और उसके सहयोगियों ने, सहयोगी कौन थे? मराठा और निजाम। अंग्रेजों और उसके सहयोगियों ने आपस में विभाजित कर लिया, आपस में विभाजित कर लिया, आपस में विभाजित कर लिया। और मैसूर साम्राज्य के शेष भाग, और मैसूर साम्राज्य के शेष भाग को पुराने वाडियार राजवंश को सौंप दिया। और मैसूर साम्राज्य के शेष भाग को वाडियार वंश को, अब ये वाडियार वंश मैंने आपको बताया था, ये राजवंश था जहां पर हैदर अली कार्य करता था, और उसने अपनी कौशलता के बल पर ही वहां से प्रधानमंत्री बना था वो, और अपनी जो ताकत है उसको प्रदर्शित किया था। तो ये जो वाडियार वंश है इसको वापस कर दिया। तो वाडियार वंश लिखेंगे वाडियार वंश वापस कर दिया। ठीक है, इसका हाँ, वंश को वापस कर दिया। लिखेंगे आगे, एक पॉइंट और लिख देंगे, डी पॉइंट और लिखेंगे इसका। मैसूर की विजय सैनिक, आर्थिक और शांति स्थापना की दृष्टि से, सैनिक, आर्थिक और शांति स्थापना की दृष्टि से क्लाइव के समय के पश्चात अंग्रेजों की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। इससे कंपनी का राज्य मालाबार से कोरोमंडल तक, ये आप देखते होंगे, आपको वेस्ट में मालाबार से कोरोमंडल तक फैल गया। ठीक है, आप याद करने के दृष्टिकोण से इसे मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड। इसमें आप क्या करेंगे कि कौन सा युद्ध हुआ, कब हुआ, और उसमें कौन सी संधि हुई, किसके द्वारा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता रहा हूं, यहां से आप इस तरीका से को बना लेना टेबल, और इस टेबल में आपको क्या करना है, इसे बांट लेना इसे, और यहां लिख देना युद्ध। ठीक है, ये हो गया युद्ध और ये हो गया संधि, ताकि आपको याद रहे। तो आपको क्या करना है, युद्ध लिखना है, जैसे प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, है ना। ठीक है, कब ये हुआ है, जैसे कि आपको पता है 1767 से 69। ठीक है, संधि कौन सी हुई है यहाँ पे, मद्रास की संधि, और इसके विषय में कुछ और लिख लें, मद्रास की संधि। ठीक है, और इसके विषय में जो भी आप लिखें, किन के बीच हुई, क्या लेन देन हुआ, छोटे शॉर्ट में करके आप इस तरीका से टेबल बना लें। इसी तरीका से द्वितीय, ठीक है, ये कब से कब हुआ, तो ये सारा आपको इस तरीका से टेबल बना लेना है ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, आपको इतना करना है। तो यहाँ पर हमारा जो है मैसूर राज्य को उन्होंने किस तरीका से कैप्चर किया, ये हमने इस लेक्चर में देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मराठे जो हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी शक्ति थी, मराठों को किस प्रकार से निपटाते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इस प्रकार 1 बाय 1 करके हम सारे राज्य देखते हुए चलेंगे। और फ्रेंड्स, आप इसी तरीका से आप इसे करें जैसे मैं आपको करा रहा हूं, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा इससे, और आपका रिजल्ट ओरिएंटेड ये आपकी पढ़ाई होगी। तो आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।